सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि दूसरा अध्याय है, उसके 3 व्याख्याओं का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आज हम उसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जो चौथी व्याख्या है उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। हम देख रहे थे कि नागमती जो है वह अपने प्रियतम राजा रतन सेन के द्वारा त्याग कर सिंहल द्वीप की ओर चले जाने पर नागमती अत्यंत ही विरह में व्यथित होती हैं। उसकी अनेकों जो सेविकाएं हैं वह उसके इर्द गिर्द सेवा में लगी हुई हैं। उस समय उसकी स्थिति अत्यंत ही विरह जन्य और पीड़ादायक सी प्रतीत होती हैं। वह एक पल के लिए चेतना अवस्था में आती हैं और पुनः दूसरे ही क्षण वह मूर्छा अवस्था की ओर चली जाती हैं। इसी स्थिति को वह सखियां निरंतर देखती रहती हैं और देखने के पश्चात वह एक समय होश में आने पर अपनी पीड़ा और अपनी वेदना को अभिव्यक्त भी करती है अपनी सखियों के समक्ष। इन सभी का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अब हम जायसी द्वारा अत्यंत ही अनोखे ढंग से दर्शाए गए उस 12 मासा वर्णन में, यानी कि वर्ष के जो 12 महीने हैं, उस नागमती को किस प्रकार से पीड़ित और व्यथित करने वाले प्रतीत होते हैं, उसका अत्यंत ही मार्मिक एवं मनोरम चित्रण प्रस्तुत उन्होंने किया है। उसमें आज हम हमारे उसी वर्ष के 12 महीनों में सबसे पहला जो महीना है वह आता है आषाढ़ का महीना, और उसी आषाढ़ के महीने के अंतर्गत से उन्होंने सबसे पहले महीने को प्रारंभिक रूप से उन्हें स्वीकारते हुए उन्होंने आषाढ़ के महीने से इस नागमती वियोग खंड का, क्यों कि जब राजा रतन सेन गए थे तब उस समय आषाढ़ का महीना लग चुका था। वैसे तो हमारे हिंदी मास के अंतर्गत चैत्र मास को सबसे पहला माह माना जाता है, लेकिन जब राजा रतन सेन नागमती को छोड़ करके त्याग करके गए थे उस समय आषाढ़ का महीना आ गया था। तो वह आषाढ़ के महीने के अंतर्गत वह विरणी किस प्रकार से विरह में व्यथित होती हैं उसका अत्यंत ही मार्मिक वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत नागमती वियोग खंड के अंतर्गत उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम आषाढ़ के महीने की चर्चा को देखते हैं। तो देखो क्या कहा है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरह धुंद दल बाजा, धूम श्याम धोरे धन धाय सेत धुजा, बगुपाति दिखाए खरग बीज चमके चहु औरा, बूंद बान बरिसे घन घोरा, आद्रा लाग बीज भुई लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई, ओने घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो गेरी, दादुर मोर कोकिला, ये मीर नहीं है मोर है, दादुर मोर कोकिला प्यू, करही बेज घट रहे न जीव, पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाहा मंदिर को छावा, झीगर कंता ते सुख तिन गारो तिन गर्भ, कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व। नागमती को जब उनके प्रियतम राजा रतन सेन छोड़ करके पद्मावती की प्राप्ति के लिए सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर जाते हैं तब नागमती अत्यंत व्यथित होती हैं। तो यह पद्मावत महाकाव्य के नागमती वियोग खंड से उद्धृत किया गया है और इसके अंतर्गत आषाढ़ का महीना जबकि चारों ओर भयंकर वर्षा ऋतु का माहौल उत्पन्न हो जाता है, तो वह वर्षा ऋतु का जो माहौल है एक विरणी को किस प्रकार से दुखदायी प्रतीत करता है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके साथ नहीं होता है। तो वह उसी आषाढ़ के महीने की पीड़ा को व्यक्त करती हुई क्या कहती हैं। तो देखिए, हम एक पंक्ति की हम व्याख्या करते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, कि अब आषाढ़ का महीना आ गया है, लग गया है। चढ़ा चढ़ा का मतलब है लग जाना। गगन गन गाजा, गगन गगन यानी आकाश, आकाश में जो है घन घन यानी बादल क्या करने लग गए हैं, गाजा गाजा यानी गर्जना करने लग गए हैं। साजा विरह धुंद दल बाजा, के विरह रूपी जो द्वंद्व है, विरह का जो द्वंद्व है वह दल बल के साथ क्या कर रहा है, मानो जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। जिस प्रकार युद्ध होता है तो युद्ध होने पर सबसे पहले क्या बजाया जाता है, द्वंद्व से पहले अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े आदि बजाए जाते हैं। तो विरह पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर के
वह युद्ध के नगाड़े बजा रहा है। धूम श्याम धोरे धन धाय, के धुएं से बने हुए जो बादल हैं, वो बादल घन घन यानी बादल, धूम धूम का मतलब होता है धुएं से निर्मित जो बादल हैं, कैसे श्याम श्याम यानी काले, और धौरे धौरे यानी सफ़ेद बादल आकाश में दौड़ने लग गए हैं। जैसे मानो कोई सैनिक दौड़ रहे हो, वैसे कि वैसे सफ़ेद और काले रंग के जो बादल हैं वो आकाश में उन सैनिकों की भांति दौड़ लगा रहे हैं। श्वेत ध्वजा बगुपाति देखा है, के श्वेत ध्वजा, के श्वेत रंग की ध्वजा के समान आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियां दिखाई दे रही है। जैसे मानो वो सैनिक हो, आकाश में दौड़ते हुए बादल तो किसके समान, सैनिक के समान प्रतीत हो रहे हो, और आकाश में उड़ते हुए जो बगुलों की जो पंक्तियां हैं वो मानो उनके हाथ में जो लहराती हुई पताकाओं के समान दिखाई दे रही हैं। श्वेत ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है पताकाएं। बगुपाति देखा है, बगु बगु यानी बगुलों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। खरग बीज चमके चहु और आकाश में जो है वह बिजली जो है वह चमक रही है। खरग बीज चमके चौरा, के आकाश में चारों ओर बिजलियां इस प्रकार चमकती हुई प्रतीत हो रही है जैसे मानो खरग, खरग का मतलब होता है तलवार, मानो क्या है, जिस प्रकार से तलवार चमकती है वैसे के वैसे आकाश में बिजलियां चमकती हुई चारों ओर दिखाई दे रही हैं। बूंद बान बरिसे घन घोरा, और जो बारिश की जो बूंदें हैं वो इस प्रकार से घनघोर रूप से बरस रही है जैसे मानो क्या है, बाण ही चल रहे हो। बूंद बाण, बूंद बूंद का मतलब होता है बारिश की जो बूंदें हैं वो बाणों के समान बरस रही है, घन घोरा, और घनघोर रूप से गर्जना कर रही है। आद्रा लाग बीज भुई ले, अब उस समय आषाढ़ के महीने में कौन सा नक्षत्र लग जाता है, आद्रा नक्षत्र लग जाता है, तो आद्रा नक्षत्र लग गया है। बीज भुई ले, और जो भूमि है वह भूमि अपने अंदर बीजों को, जो किसान जिस समय बारिश होने के पश्चात बीज बिखेरता है तो वो बीजों को धरती क्या है अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो इसी प्रकार से जैसे ही आद्रा नक्षत्र लगता है बीज भुई ले, कि भूमि जो है वह बीज को अपने अंदर ग्रहण करने लग गई है। लेकिन नागमती क्या कह रही है, मोई पिय बिनु को आदर देई, लेकिन मुझे मेरा प्रियतम नहीं होने पर मुझे कौन आदर और सम्मान देगा, क्योंकि मेरा प्रियतम, मोई मोई यानी मेरा, पिय पिय यानी प्रियतम नहीं है, बिनु को आदर देई, कौन मुझे आदर और सम्मान देगा। ओ ने घटा आई चहु फेरी, के आकाश में बादलों की जो घटाएं हैं उन घटाओं ने आकर के मुझे चारों ओर से घेर लिया है। नागमती कह रही है ओ ने घटा आई चहु फेरी, कि बादलों की घटाओं ने आकर के मुझे चारों ओर से घेर लिया है। कंत उबारू मदन हो गेरी, कि हे प्रियतम तुम ही आकर के मुझे, मदन, मदन यानी कामदेव, के इस कामदेव रूपी इस सौंदर्य ने मुझे चारों ओर से क्या है, घेरी घेरी यानी घेर लिया है, इसलिए हे प्रियतम तुम ही आकर के मेरे प्राणों को उबारो। तो इसलिए कहा ओ ने घटा आई चहु फेरी, के बादलों की घटाओं ने आकर के मुझे चारों ओर से घेर लिया है। कंत उबारू मदन हो गेरी, के हे प्रियतम तुम ही आकर के मेरे प्राणों को बचा सकते हो, उबार सकते हो। मदन हो गेरी, मदन मदन यानी कामदेव, के कामदेव के ने अपने सौंदर्य को बिखेर करके मुझे चारों ओर से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला प्यू, दादुर, दादुर यानी मेंढक, मोर यानी मोर, कोकिला यानी कोयल, और जो है वह प्यू 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 की रट लगा रही हैं। से ये सभी प्रियतम प्रियतम की रट लगा रहे हैं। करई बेज घट रहे न जीव, कि ये इस प्रकार से रट लगा रहे हैं कि मेरे शरीर में मेरा जीव भी नहीं रह सकता, अब मेरे शरीर से मेरा जीव भी निकला जा रहा है। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, कि अब तो जो है वह पूर्वा नक्षत्र मेरे सिर पर आ गया है। हो बिनु नाहा मंदिर को छाहा, कि बिना नाहा, नाहा यानी नाथ या स्वामी के, मेरे स्वामी या मेरे नाथ के बिना मंदिर को छावा, कि मेरे मन रूपी मंदिर या मेरे हृदय रूपी मंदिर को कौन सहारा या छाया प्रदान कर सकता है। जी घर कंता ते सुखी तिन घारो तिन घर, अब नागमती कह रही है कि इस आषाढ़ के महीने में जिन सखियों के घर या जिन स्त्रियों के घर उनका प्रियतम उनके साथ हैं, जिन घर कंता, कंता यानी प्रियतम उनके साथ हैं, ते सुखी वे स्त्रियां तो सुखी हैं, तिन घारो तिन घर, और उन नारियों को, उन स्त्रियों को तो अपने ऊपर क्या है, गर्व और अभिमान भी है। गारो, गारो यानी गौरव और अभिमान, गर्व, गर्व यानी अभिमान है। कंत पिहारा बारी है, लेकिन मेरा जो प्रियतम है, कंत कंत यानी मेरा प्रियतम जो है वह मेरा प्रिय
जो प्रियतम है वह तो क्या है, मेरे घर से बाहर हैं। हम सुख भूला सर्व, इसलिए मैं तो सभी प्रकार के इस आषाढ़ के महीने में जो सुख होते हैं उन सारे सुखों को मैं भूल गई हूँ। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। नागमती को आषाढ़ का महीना अत्यंत ही विरहदायक और पीड़ित करने वाला प्रतीत हो रहा है। तो वो क्या कह रही है कि चढ़ा आषाढ़, के आषाढ़ का महीना लग गया है, गगन गन गाजा, और आकाश में बादल घनघोर रूप से गर्जना कर रहे हैं। साजा विरह धुंध दल बाजा, कि ये आकाश में जो बादल हैं उन्होंने तो विरह रूपी युद्ध के नगाड़े बजाने प्रारंभ कर दिए हैं। धूम श्याम धोरे धन धाय, के सफ़ेद और काले रंग के जो बादल हैं वो सैनिकों की भांति आकाश में दौड़ रहे हैं। श्वेत ध्वजा बगुपाति देखा है, और आकाश में उड़ते हुए बगुलों की जो पंक्तियां हैं वो उन सफ़ेद और काले रंग के जो बादल रूपी जो सैनिक हैं उनके हाथों में पताकाओं के समान प्रतीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खरग बीज चमके चहुओरा, और चारों ओर आकाश में जो बिजलियां चमक रही है वो मानो उन सैनिकों के हाथों में तलवार हो। खरग खरग यानी तलवार हो। बूंद बाण बरिशे घन घोरा, और आकाश से बारिश की बूंद रूपी जो वर्षा है वह मानो जैसे बाणों के समान प्रतीत हो रही है, और घनघोर रूप में बारिश हो रही है बाणों की। आद्रा लाग भी बीज भूई ले, कि अब आद्रा नक्षत्र लग गया है और भूमि अपने अंदर बीज को समाहित करने लग गई है। मोई पिए बिनु को आदर दे, लेकिन नागमती कह रही है कि मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई भी आदर और सम्मान देने वाला नहीं है। ओ ने घटा आई चहु फेरी, कि बादलों की घटाओं ने आकर के मुझे चारों ओर से घेर लिया है। कंत उबारो मदन हो गेरी, कि हे प्रियतम तुम ही आकर के मेरे प्राणों को उबारो या मेरे प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि यह कामदेव रूपी जो सौंदर्य है उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला प्यू, के दादुर यानी मेंढक, मोर, कोयल, ये आदि क्या है, प्यू प्यू की रट, प्रियतम प्रियतम की रट लगा रहे हैं। करई बेज घट रहे न जीव, के ये इस प्रकार की रट लगा रहे हैं कि जिसके कारण से मेरे हृदय में मेरे प्राण भी नहीं रहने वाले। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, के अब पूर्वा नक्षत्र लग गया है। सिर ऊपर आवा का मतलब होता है लग जाना, कि पूर्वा नक्षत्र, उस समय पूर्वा नक्षत्र लग जाता है। हो बिनु नाहा मंदिर को छाया, कि मेरे प्रियतम के बिना मुझे कौन छाया प्रदान कर सकता है। जिन घर कंता ते सुखी, नागमती कहती है कि जिन स्त्रियों के घर उनका प्रियतम उनके साथ हैं वे स्त्रियां तो सुखी हैं। तिन गारो तिन गर्व, और उन्हें अपने ऊपर गर्व भी है और अभिमान भी है। कंत पिहारा बारी है, हम सब सुख भूला सर्व, लेकिन मेरा प्रियतम मेरे घर से बाहर गया हुआ है, मुझे छोड़ करके दूर चला गया है, इसलिए मैं सभी प्रकार के आषाढ़ के इस महीने के सुखों को भूल गई हूँ। तो विद्यार्थियों हमने ये व्याख्या की। अब हम इसके विशेष के संबंध में यदि बात करें तो विशेष के अंतर्गत सबसे पहली बात यही है कि आषाढ़ के महीने का पूर्ण रूप से अत्यंत ही मनोहारी चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है, और उसके साथ साथ इसके अंतर्गत आषाढ़ के महीने के अंतर्गत घटित होने वाली संपूर्ण जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का एक वास्तविक चित्रण और वर्षा ऋतु के प्रारंभिक शुरुआत की जो स्थिति होती है उसका संपूर्ण बखान उन्होंने इस पद में किया है। दूसरी बात, हम यदि देखें तो माधुर्य गुण की प्रधानता है, और यदि रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जैसे गाजा बाजा अधाय रेखाय अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की भी बार बार आवृत्ति होती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद हम यदि बात करें तो नीतिपरक दोहों के अंतर्गत नीतिपरक बात भी बताई गई है, जैसे आद्रा नक्षत्र, पूर्वा नक्षत्र, यानी कि ऐसे जो है खगोलीय शास्त्र के ज्ञान को भी यह अवगत करवाता हुआ हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, गेय तत्व की पूर्ण रूप से प्रधानता होती हुई दिखाई देती हैं। उसके साथ साथ यदि हम देखें धूम श्याम धोरे धनदाय श्वेत भुजा बागुपाति देखा है, यहाँ पर रूपक अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार के जैसे बूंद बाण बरिशे घन घोरा, इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार की विशेष रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और अंत में यदि हम भाषा की बात करें तो अवधि भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती वियोग खंड का इस चौथा जो है
पद्य, इसका हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अगले दोहे के रूप में और पद्य के रूप में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।